मिलानकोविच साइकिल शॉर्ट में मैं वापस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, और इनको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया, एसेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी एंड प्रिसिशन। एसेंट्रिसिटी को पूरा होने के लिए 1 लाख साल लगता है, और वो होता है जुपिटर और सैटर्न की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न की वजह से। ऑब्लिक्विटी जो है वो आपका 24.5 डिग्री से 22.1 डिग्री के बीच में जो अर्थ का टिल्ट है वो चेंज होता रहता है, और इसको पूरा साइकिल होने के लिए लगता है लगभग 41,000 साल। और इसके वजह से क्या होता है, जो कंडीशंस है वो और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं, जो सीजन्स है वो और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टिल्ट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपकी वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम होंगी। तीसरा है आपका प्रिसीजन, वॉबलिंग। वॉबलिंग की वजह से क्या होता है, उसका एवरेज टाइम है कि हमारी जो अर्थ एक्सिस आज इस तरह से अगर पॉइंट कर रही है तो ये पूरा 13,000 साल के बाद में इस तरह से करेगा, और अगेन नेक्स्ट 13,000 साल के बाद में वापस ऐसे हो जाएगा। तो पूरी एक 26,000 साल की जो साइकिल है उसमें आपकी पूरी की पूरी अर्थ जो है इस पोजीशन से जाकर के इस पे और इस पे वापस यहाँ पे, तो ये 26,000 साल में, तो हर 13,000 साल में आपकी जो पॉइंटिंग डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। उसकी वजह से होता क्या है, जो वेदर कंडीशंस हैं, जो नदर्न हेमिस्फीयर में जिस टाइम पे विंटर्स होगी वो आपकी 13,000 साल बाद में उस टाइम पे आपको समर मिलने लगेगी। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आएंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बता भी देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस जैसे मिलानकोविच साइकिल जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट वेरिएशन ऑपरेट कितने टाइम में करती है, तो यहाँ पे लिखा है लेस देन 20 ईयर्स, 2200 ईयर्स, 2200 किलो ईयर्स, 2200 मिलियन ईयर्स। तो अभी जैसे मैंने किलो ईयर बताया था ना, तो किलो हटा करके 3 जीरो लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 से 1 लाख ईयर। तो 20,000 के आसपास आपका प्रिसीजन आ गया, 40,000 के आसपास आपका ऑब्लिक्विटी आ गया, और 1 लाख ईयर के आसपास आपका एसेंट्रिसिटी आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ कि जियो खान अकेडमी ने अपने 2025-26 के सेशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें फ्लैगशिप कोर्स है जो आपका गेट जियोलॉजी, CSIR नेट और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के प्रीलिम्स को कवर करेगा। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के एग्जाम को अपन पॉपुलरली GSI के नाम से भी जानते हैं, और IIT जैम का कोर्स आपका ये लॉन्च हो चुके हैं। 3 फरवरी से आपके कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, 11 फरवरी से इसमें क्लासेस चालू होंगे, और लॉन्च ऑफर है आपका 20% का ऑफ। अगर आप कोर्स लेते हैं अभी तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें जो फीचर्स हैं वो आपको बता देता हूँ कि हाई क्वालिटी लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें ऑडियो क्वालिटी आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी, जैसे कि अभी आप सुन पा रहे होंगे। इसके अलावा वीकली टेस्ट सीरीज होंगे जो आपका रेगुलर असेसमेंट करेगा, आपके डाउट सेशन होंगे जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताएंगे, उसके अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, या जो आपके डाउट्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए। फिर आपकी वेल डिज़ाइन टेस्ट सीरीज होएगी जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जब सिलेबस खत्म होने के बाद में टेस्ट सीरीज जब आप दे रहे होंगे, उसी टाइम पे अपन डेली प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। तो इस सेशन में जब से हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया था तो बहुत अच्छा उसका फीडबैक आया था। तो वो डेली प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में वो चेरी ऑन द केक है ना। अब मेहनत तो खूब लगी लेकिन मज़ा बहुत आ गया था उसमें। फिर उसके अलावा जो आपका मैराथन क्लासेस रहेंगे आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने के लिए, मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के लिए, है ना। मेंटरशिप आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी, एंड जो आपके लेक्चर्स और जो वीकली टेस्ट सीरीज होगी उसको आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हो। जब चाहो आप लेक्चर देख सकते हो, जब चाहो आप अपने अटेम्प्टेड टेस्ट को रिविजिट कर सकते हो कि मेरा क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, जो मेरा फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उसको किस तरह से अप्लाई किया। तो वो आपके रेगुलर असेसमेंट के लिए अवेलेबल रहेगा। अब अपने लेक्चर पे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे मिलानकोविच साइकिल। मिलानकोविच साइकिल को अपन 3 स्टेप्स पे पढ़ते हैं। पहला है एसेंट्रिसिटी, दूसरा है ऑब्लिक्विटी, और तीसरा है आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन को अपन वॉबलिंग इफेक्ट के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं, या वॉबलिंग को ही अपन प्रिसीजन रेफर करते हैं। ऑब्लिक्विटी सिंपली रेफर करती है कि हमारी अर्थ जो अपनी रोटेशनल एक्सिस पे टिल्ट हो रखी है, झुकी हुई है, वो टिल्ट चेंज होता रहता है, उसको अपन ऑब्लिक्विटी बोलते हैं। और हमारी अर्थ जो सन के अराउंड परिक्रमा करती है पूरे एक साल में, उस परिक्रमा के दौरान जो एलिप्टिकल पाथ है उसकी इसेंट्रिसिटी चेंज होती रहती है। मतलब हमारा जो ऑर्बिटल पाथ है अर्थ का रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो पाथ जो वो ऑर्बिट जो है वो सर्किल के कितना नज़दीक है या सर्किल से कितना दूर है। तो वो एलिप्टिकल पाथ जो है वो नियरली सर्कुलर भी हो जाता है और कभी कभी काफ़ी एलिप्टिकल भी हो जाता है। तो वो इसेंट्रिसिटी जो है वो इस चीज़ का मेजर करती है या इस चीज़ का मापन करती है कि हमारा जो एलिप्टिकल पाथ है वो कितना सर्कल के नज़दीक है या कितना उससे दूर है ना। तो इसेंट्रिसिटी आपने पढ़ी होगी एलिप्स वगैरह के लिए, तो E = 1 - b² का अंडर रूट, इस तरह का एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो मैं भी
फॉर्मूला शायद यही है, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अभी डेरिवेशन करने बैठूंगा तो याद आ जाएगा सब कुछ, बट वही है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई यार ये मिलानकोविच साइकिल जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस प्राइमरली ये है कि आपको ये बताने की कोशिश करता है कि सन के रेस्पेक्ट में जो हमारी अर्थ की रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है, चाहे वो एसेंट्रिसिटी को लेकर के हो, ऑब्लिक्विटी को लेकर के हो या प्रिसिशन को लेकर के हो, इन तीनों का जो कलेक्टिव इफेक्ट आता है वो हमारी अर्थ सरफेस पे जो ग्लेशिएशन होता है उसको ट्रिगर करता है, चाहे उसका एंड हो चाहे उसका स्टार्ट हो। सो बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ग्लेशिएशन इज बीइंग ट्रिगर्ड बाय द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस रिदमिक पैटर्न, है ना, जो कलेक्टिव इफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है वो ये है कि हमारी अर्थ सरफेस पे या तो भाई आइस एज होगी या नहीं होगी। तो आइस एज कब होगी और कब ख़त्म होगी ये दोनों ही जो हैं वो किससे डिसाइड होता है, आपके ये जो रिदमिक पैटर्न्स हैं अराउंड द चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। तो ये सबसे पहले कंक्लूड किया था एक सर्बियन साइंटिस्ट थे मिलोतिन मिलानकोविच, और इन्होंने ये हाइपोथेसाइज किया, इस वजह से अपन इसको इसी नाम से जानते भी हैं, है ना। अब ये बोलते हैं कि हमारी जो अर्थ की रिलेटिव पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है उसका एक लॉन्ग टर्म कलेक्टिव इफेक्ट जो है वो ये है कि दिस चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ग्लेशिएशन पीरियड्स और आइस एजेस। ठीक है, अब ये होगा कैसे उसके बारे में अपने को थोड़ा सा तफसील से पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखो कि ये जो साइक्लिकल ऑर्बिटल मूवमेंट्स होते हैं, है ना, जो लेटर ऑन जाने गए कि मिलानकोविच साइकिल के नाम से जाने जाते हैं, इसकी वजह से होता क्या है कि अप टू 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकमिंग आइसोलेशन अर्थ सरफेस पे जो मिड लैटिट्यूड है वहाँ पे आपका क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है या डिक्रीज देखने को मिलता है। तो बेसिक सी बात क्या हो रही है कि मिलानकोविच साइकिल ने बोला कि भाई कुछ रिदमिक पैटर्न है, 1,00,000 साल, 40,000 साल, 25,000 साल, है ना, एवरेज करके 23,000 साल, इन इतने ईयर्स के बीच में क्या होता है कि हमारे जो मिड लेटीट्यूड है 30 से लेकर के 60 डिग्री लेटीट्यूड जो है उनको अपन मिड लेटीट्यूड बोलते हैं, चाहे नदर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो। अब उसमें ओशनोग्राफी में तो अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि थर्मोक्लाइन पे क्या इफेक्ट होगा, पिक्नोक्लाइन पे क्या इफेक्ट होगा, हेलोक्लाइन पे क्या इफेक्ट होगा, लेकिन अपन बोलते हैं कि मिड लेटीट्यूड पे जो टोटल इनकमिंग इंसोलेशन है, मतलब आपके जो शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में जो सोलर रेडिएशन हम रिसीव कर रहे हैं उसका अप टू 25% डिफरेंस आ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है आपकी ग्लेशिएशन या तो ट्रिगर होती है स्टार्ट होने के लिए या एंड होने के लिए, है ना। तो ये बेसिक सा फंडा है इसका कंबाइंड इफेक्ट। अगर अपन देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि कॉजेज वेरिएशन ऑफ अप टू 25% इन द अमाउंट ऑफ इनकमिंग इंसोलेशन एट द अर्थ्स मिडल लेटीट्यूड, जो 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच का जो एरिया है ये मोर और लेस इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है इंसोलेशन में, बट जैसे आप इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हो तो ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस आ जाता है इंसोलेशन में, ठीक है। और वो इंसोलेशन में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस, है ना। अब आप एक एक करके इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले अपन बोलते हैं कि जो मिलानकोविच साइकिल में जो भी चेंजेस आपके आते हैं ये 3 चीज़ों में इंक्लूड हुए। एक तो शेप ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट जिसको अपन क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, दूसरा अपन बोलते हैं द एंगल अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन, हमारी अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है उसके रेस्पेक्ट में अर्थ जो है वो झुकी हुई है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ग्राफिक्स भी दिखाता हूँ, उसकी वजह से आपको अच्छे समझ में आएगा। उसको अपन बोलते हैं ऑब्लिक्विटी, कि जो हमारी अर्थ का झुकाव है वो झुकाव कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। 22.1 से लेकर के 24.5 डिग्री के बीच में ये घूमती रहती है, और उसका इफेक्ट क्या होगा उसको अपन अभी देखेंगे। तीसरा आता है कि हमारे जो डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस डायरेक्शन में वो पॉइंटेड है उसको अपन क्या बोलते हैं प्रिसिशन बोलते हैं। तो अभी आप देखोगे कि हमारी अर्थ की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से पॉइंटेड है ना। हर 26,000 साल बाद में ये कम्प्लीटली उल्टी हो जाती है इस तरह से। तो अभी जैसे ये इस तरह से पॉइंटेड है, ये रोटेशन, ये हमारी अर्थ है और ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है, तो ये 26,000 साल बाद में ये ऐसी हो जाएगी। तो तुम देखोगे कि जो
पार्ट अर्थ सरफेस का सन के रेस्पेक्ट में एक्सपोज्ड होगा वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो उसके इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे वो अपन देखेंगे। सो सबसे पहले आप देखो कि ये इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ एक साल में एक अपनी परिक्रमा लगाती है, जिसको अपन रिवोल्यूशन बोलते हैं, और 365 दिन इसमें लगते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो पाथ है वो कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर होता तो क्या होता, अर्थ के रेस्पेक्ट, सन के रेस्पेक्ट में अर्थ की हर जगह जो डिस्टेंस होती वो क्या होती, इक्वल होती, और उसकी वजह से मोर और लेस हमको एक जैसा इंसोलेशन देखने को मिलता, और उसकी वजह से क्या होता, जो सीजन्स है वो एक्सट्रीम नहीं होती, है ना। तो अब डिफरेंस क्या आ रहा है उसको आप पहले देखो। ये एसेंट्रिसिटी चेंज कैसे होती है उसको आप देखो। आप देख रहे हो ये एलिप्टिकल पाथ जो है ये चेंज हो रहा है ना। एलिप्टिकल पाथ जो है ये आपका चेंज हो गया। दोबारा आप देख लो, यहाँ से आप देखोगे कि ये एसेंट्रिसिटी है, इसकी वजह से जो इलिप्टिकल पाथ है ये देख रहे हो ना, ये जो चेंज यहाँ पे आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो सर्कुलर पाथ नहीं होकर के पूरा का पूरा कैसा होता है कि भाई जैसे मान लो कि भाई सर्कुलर पाथ है ना, और सर्कुलर पाथ नहीं होकर के ये कैसा क्या है, थोड़ा सा इलिप्टिकल है। और ये इलिप्टिसिटी जो है ये आपकी चेंज होती रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है, वन ऑफ द फोकस ऑफ इलिप्स, यहाँ पे आपका क्या होता है, सन होता है, और सन जो है वो एक फोकस पे बैठा रहता है। तो यहाँ पे जब अर्थ रहेगी तो ये सबसे नज़दीकी पॉइंट रहेगा, और यहाँ पे जब अर्थ रहेगी तो ये सबसे दूरी का पॉइंट रहेगा, है ना। तो अपने को पता है कि भाई थोड़े दिन पहले अपन ने सोलर कांस्टेंट भी पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट अगर सन के नज़दीक होगा तो उसकी सरफेस पे पहुंचने वाली जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन है वो ज़्यादा होंगी। तो जैसे अपन ने देखा कि भाई मरकरी को सबसे ज़्यादा सोलर कांस्टेंट मिलता है, फिर विनस, फिर मार्स, फिर अर्थ, है ना, फिर अपना जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से अपन ने देखा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब अर्थ हमारे सन के नज़दीक होगी तो भाई जाहिर सी बात है जो सोलर रेडिएशन हमें मिलेगी वो सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए, है ना। और जब हमारी अर्थ सबसे दूर रहेगी उस टाइम पे जो सोलर रेडिएशन मिलेगी, इंसोलेशन, टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट कमाल की बात ये है कि ये जो आपका सबसे नज़दीकी पॉइंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाडले, पेरीहेलियन पॉइंट। और ये जनरली कब होती है, 3 जनवरी को होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट जब दूर है, ये जो पॉइंट दूर है इसको अपन एपीहेलियन पॉइंट बोलते हैं, और ये जनरली कब होता है, जुलाई में होता है ना। ये जुलाई मंथ में होता है। तो आप देखो 4 जुलाई के आसपास होता है। आप देखोगे कि यार नदर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में जब अपने को सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा मिल रही है उस टाइम पे हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में तो क्या है, विंटर्स है ना। और जुलाई में जब अपने को सोलर रेडिएशन सबसे कम मिल रही है उस टाइम पे हमारे यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मियाँ हैं। तो आप देखोगे कि जो विंटर और समर सीजन है ये अर्थ की रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन इन इलेक्ट्रिकल पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो हमारे पास जो सीजन्स हैं, चाहे विंटर हो, समर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, ये चारों सीजन जो हैं वो किसकी वजह से हैं, टिल्ट ऑफ द एक्सिस की वजह से, ना कि ये आपके इसेंट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। समझ में आ गया। और ये इसेंट्रिसिटी जो है वो पूरा अपना एक टाइम स्पेन लेने के लिए इसको कम से कम कितना लगता है, 1 लाख साल लगते हैं, है ना। 1 लाख साल को आप कैसे लिख सकते हो, 100 किलो ईयर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, 100 किलो ईयर्स। किलो का मतलब क्या होता है, 1000। तो ये 1000 को आपने क्या लिख दिया, किलो लिख दिया। तो 100 किलो ईयर्स का मतलब क्या है, 1 लाख ईयर्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसेंट्रिसिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि जब इसेंट्रिसिटी बहुत कम रहेगी तो हमारा जो ये एलिप्टिकल पाथ है, जो अर्थ का ऑर्बिट है अराउंड द सन, ये क्या होगा, मोर और लेस सर्किल शेप के नज़दीक रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग सीजन्स में जो डेज का डिफरेंस है ना, कि अपन देखते हैं कि भाई समर सीजन जो है वो विंटर सीजन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना। आप देखेंगे कि जो सीजन्स में डेज का डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। वो किसकी वजह से, इस इसेंट्रिसिटी की वजह से। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में जब आप डिस्टेंस देखते हो तो लगभग 51 लाख किलोमीटर का डिफरेंस है। पेरीहेलियन और एपीहेलियन पॉइंट की डिस्टेंसेज को अगर अपन कवर करें तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंसेज ऑलमोस्ट 51 लाख किलोमीटर के आसपास है। तो उसकी वजह से क्या होता है, समर और विंटर सीजन्स में डेज का डिफरेंस आता है कि भाई जो गर्मियाँ हैं वो ज़्यादा दिन तक पड़ रही हैं एज़ कम्पेयर टू दी विंटर्स, है ना। तो ये सर्किल के नज़दीक रहेगी तो क्या होगा, ये जो आपके सीजन्स हैं वो लगभग इवन आउट हो जाएंगे कि भाई विंटर जितने दिनों की हो रही है उतने दिनों की गर्मियाँ हो रही हैं, उतने दिनों की स्प्रिंग हो रही है, उतने दिनों की आपकी ऑटम हो रही है। समझ में आ रही है। तो सीजन्स का जो दिन है वो लगभग इवन आउट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आता है, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम बोलते हैं कि एसेंट्रिसिटी हो क्यों रही है ना, ये चेंज क्यों हो रहा है भाई, ये इलिप्टिकल इसको होने की क्या ज़रूरत है, ये सर्कुलर शेप में भी तो रह सकता है। तो इसकी वजह है हमारे गैस जायंट्स
जुपिटर एंड सैटर्न। तो जुपिटर और सैटर्न की वजह से जो आपका ग्रेविटेशनल पुल लगता है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दीज टू प्लैनेट्स की वजह से हमारी अर्थ की सेंट्रिसिटी चेंज होती रहती है। ये जरूर ध्यान में रखना आप, है ना, आगे काम आएगा। तो ये बेसिक सा फंडा है सेंट्रिसिटी की वजह से। अब कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या होंगे कि भाई ये एसेंट्रिसिटी है, इस तरह से आपका एलिप्टिकल पाथ है, ये चेंज होता रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है, कभी अर्थ जो है वो सन के नज़दीक होती है, कभी अर्थ जो है वो सन से दूर होती है। नज़दीक वाले पॉइंट को पेरिहेलियन बोलते हैं, दूर वाले पॉइंट को एपिहेलियन बोलते हैं। नज़दीक वाला पॉइंट जो है वो आपका 3 जनवरी के आसपास होता है, ये 4 जुलाई के आसपास होता है। हमारे 3 जनवरी को जब अर्थ आपके सन के सबसे नज़दीक रहती है उस टाइम पे सोलर रेडिएशन हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर भी नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे अपने को क्या मिलती हैं, विंटर्स मिलती हैं। जब यहाँ पे सोलर रेडिएशन बहुत कम मिल रही है उस टाइम पे हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, समर हो रही है। तो आप देखेंगे कि जब सोलर रेडिएशन ज़्यादा मिलती है उस टाइम पे समर होनी चाहिए थी, जबकि हो उल्टा रहा है। इसका मतलब ये है कि अर्थ की रिलेटिव पोजिशन टू द सन ये डिसाइड नहीं करती है कि हमको सर्दियाँ मिलेंगी या गर्मियाँ मिलेंगी। तो डिसाइड कौन करता है, टिल्ट ऑफ द एक्सिस, जिसको अपन ऑब्लिक्विटी बोलते हैं। ठीक है, आगे जाकर के देखेंगे इसको। अब जो आपकी चेंजेज इन ऑब्लिक्विटी है, ये चेंजेज इन ऑब्लिक्विटी जो है इसको कितना टाइम लगता है, 41,000 ईयर्स के आसपास लगता है। तो आप देखोगे कि ये जो झुकाव है ना ये चेंज होता रहता है। ठीक है, आप दोबारा देखो, ये देख रहे हैं ना, ये झुकाव चेंज होता रहता है। ये मिनिमम कितना है, जो टिल्ट है वो 22.1 डिग्री है, और मैक्सिमम कितना है 24.5 डिग्री है। और अभी प्रेजेंट टाइम में ये कितना है 23.5 डिग्री के आसपास है, तो बिल्कुल बीच में है। अब ये ऑब्लिक्विटी से होता क्या है कि जितना ज़्यादा एक्सट्रीम ऑब्लिक्विटी होगा, जितना ज़्यादा झुकाव होगा, तो तुम देखोगे कि जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे सन बनाऊँ, है ना, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे अगर मैंने जैसे मान लो कि ये एलिप्टिकल पाथ है ना, और यहाँ पे एक फोकस पे मेरा सन है और यहाँ पे मेरी अर्थ है। ठीक है, और ये अर्थ जो है वो इस तरह से झुकी हुई है। तो तुम देखोगे कि यार जब अर्थ रोटेट करके यहाँ पे आएगी, तो तुम देखोगे कि अभी ये वाले एरिया में क्या हो रहा है भाई, आपको ये वाले एरिया में तुमको क्या मिल रहेगा, ये जैसे मान लो कि इक्वेटर बनाते हैं अपन, तो आप देखोगे कि यार ये वाले एरिया में सदर्न हेमिस्फीयर जो है इसके पास में सोलर रेडिएशन ज़्यादा जा रही है एज़ कम्पेयर टू द नदर्न हेमिस्फीयर। जब ये घूम करके यहाँ आ जाएगी तो तुम देखोगे कि भाई यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिल रही है, सोलर रेडिएशन ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू दी सदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा है तुमको? तो इसलिए हमारे पास में क्या हो रहा है, जब ये नज़दीक रहती है सन के अर्थ पेरिहेलियन पॉइंट पे, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे आपका नदर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर है और यहाँ पे आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में समर है। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे ज़्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव कर रहा है। अब तुम देखोगे कि ये झुकाव अगर और ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, जो विंटर्स होंगी वहाँ पे सोलर रेडिएशन मिलेगी नहीं, और जहाँ पे समर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा ऑब्लिक्विटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंटेंस वेदर कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी। और तुम देखोगे कि भाई इंटेंस वेदर कंडीशन एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा झुकाव रहेगा तो क्या होगा, और ज़्यादा क्या मिलेगा तुमको, सोलर रेडिएशन मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डीग्लेशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना, डीग्लेशिएशन में क्या होता है भाई कि आपका सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा मिल रही है एक जगह, तो वो क्या करेगा, उसको पिघलाने की कोशिश करेगा। और जब ये मॉडरेट कंडीशन में रहेगा, तो क्या होगा भाई, जहाँ पे सोलर रेडिएशन विंटर्स में क्या होती है, रिलेटिवली ठीक ठाक मिलती है। जैसे अभी जो 23.5 डिग्री टिल्ट है उसकी वजह से क्या हो रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर की विंटर्स इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, सदर्न हेमिस्फीयर की समर्स इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है ना। अगर ये टिल्ट बहुत ज़्यादा होता तो क्या होता, नदर्न हेमिस्फीयर की विंटर बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती और सदर्न हेमिस्फीयर की समर बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती। तो ये टिल्ट नॉर्मल कंडीशन में इन बिटवीन द एक्सट्रीम्स है, 4.5 डिग्री मैक्सिमम, 22.1 डिग्री मिनिमम, इन दोनों के बीच में है। तो आप देखोगे कि नदर्न हेमिस्फीयर की जो सर्दियां हैं वो रिलेटिवली वार्मर होती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर्स हैं, समर्स हैं, वो रिलेटिवली कूल होती हैं। समझ में आ रही है तुमको? तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस है वो क्या करती हैं, आपके एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे ये तो आपका हो गया ऑब्लिक्विटी, और ये जो ऑब्लिक्विटी है इसको कंप्लीट होने में, मतलब 22.1 से 24.5 डिग्री के बीच की जो टाइम लाइन है, इसको ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लग जाता है,
41,000 ईयर के लिए। जैसे अपनी इसेंट्रिसिटी है तो नियर द सर्किल शेप से लेकर के डिपार्चर फ्रॉम द सर्कुलर शेप, वो पूरा टाइम स्पेन उसको 1 लाख साल में लगता है। जबकि हमारे ये जो ऑब्लिक्विटी है 24.5 डिग्री से लेकर के 22.1 डिग्री के बीच में ये जो घूमना है अर्थ का, झुकाव जो है वो कम होता है ज़्यादा होता है, कम होता है ज़्यादा होता है, इसको पूरा साइकिल होने के लिए कितना टाइम लगता है? 41,000 साल लगता है। तो ये याद रखना कि ऑब्लिक्विटी के लिए कितना टाइम चाहिए? 41,000 साल, 41,000 ईयर्स। ठीक। अब जैसे मान लो आपको बोला कि भाई एक्सियल प्रिसिशन क्या होता है, जिसको अपन वॉबल भी बोलते हैं। तो ये वॉबल जो है ये क्या होता है कि हमारी अर्थ के ऊपर जो सन और मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी अर्थ के जो रोटेशनल एक्सिस है ना, ये वॉबल करती करती करते करते ऐसे घूमती रहती है। जैसे टायर तुमने घूमता हुआ चक्का देखा होगा ना, कि कई बार जो टैक्सी होती है, ट्रक होते हैं, बस होती हैं, या जिन गाड़ियों के टायर थोड़े से घिस ज़्यादा जाते हैं या एक्सल में थोड़ा सस्पेंशन लोड ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से तुम देखते हो ना वो ऐसे ऐसे टायर ऐसे ऐसे करने लगता है ना। तो ऐसे हमारी अर्थ जो है वो झुकी हुई है, तो ये आपका रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, है ना। तो ये मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, ये वॉबल करते 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 ऐसे आती है, फिर ये ऐसे 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 करके ऐसे आती है। तो ये वॉबल करते करते अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेती है ना। आप डायग्राम देखोगे इसका, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, पॉइंटिंग चेंज हो गया। तो पहले यहाँ पे अभी है, तो 26,000 साल के बाद में क्या होगा, 26,000 साल के बाद में क्या होगा, ये वॉबल करता 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 क्या होगा, बीच में यहाँ कहीं आएगा। यहाँ देख रहे हो, अब देखो ये जो टिल्ट है वो चेंज हो गया, इस तरह से हो गया ना वॉबल। और जब वापस से साइकिल कंप्लीट करेगी तो ये टिल्ट ऐसे हो जाएगा, देख रहे हो ना। तो ये होता क्या है कि अभी आपका ये जो वॉबल इफेक्ट है वो आपका क्या है, इधर की तरफ है। अब 11,000 साल बाद में 13,000 साल बाद में क्या होगा, ये बिल्कुल इधर चला जाएगा, फिर 13,000 साल बाद में वापस ये इधर आ जाएगा। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट करने में इसको कितना लगता है, 26,000। तो एक तरफ 13,000 साल, दूसरी तरफ जाने में 13,000 साल, तो टोटल कितना हो गया, 26,000। तो इसलिए बोलते हैं कि अब आप देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर सन होता, यहाँ पे अगर सन है, तो सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे भाई, नदर्न हेमिस्फीयर को मिलेंगे। सबसे कम कहाँ पे मिलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर पे। जब ये अर्थ घूम करके सन के इधर यहाँ पे आ जाएगी, तब क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है सदर्न हेमिस्फीयर वाला क्या होगा, सन के एक्सपोज हो जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर वाला दूर हो जाएगा। तो आप देखोगे कि अभी की कंडीशन में हमें यहाँ पे दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या मिलता है अपने को, नदर्न हेमिस्फीयर में ठंड मिलती है, और जुलाई अगस्त में आपको क्या मिलती है, गर्मियाँ मिलती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा रहता है। जब ये 13,000 साल बाद में जब ये इधर हो जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल वेदर कंडीशंस फ्लिप हो जाएंगी। आज हमको जिस टाइम पे सर्दियाँ मिलती हैं और जिस टाइम पे गर्मियाँ मिलती हैं, वो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। कैसे, अभी आगे जा करके अपन इसको और समझेंगे, ठीक है। अब आप देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कंडीशन है, ये यहाँ होती, अब ये यहाँ आ गया, तो तुम देखोगे कि सन जब अगर यहाँ रहेगा, है ना, सन जब यहाँ रहेगा तो क्या होगा भाई, सन जब यहाँ रहेगा तो क्या होगा, आपका नदर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन ये अर्थ घूम करके जब इधर आ जाएगी तब क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रही है ये चीज़। तो इस तरह से आपका क्या होगा, वेदर कंडीशंस पूरी की पूरी फ्लिप हो जाएंगी। ठीक। अब आप देखो यहाँ पे कि चेंजेस इन इसेंट्रिसिटी के लिए 1 लाख साल लगते हैं, और चेंजेस इन इसेंट्रिसिटी का डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो इसेंट्रिसिटी है ये सिंपली आपका ये बताता है कि जो हमारी अर्थ पूरे 1 साल में जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, उसको जिस ऑर्बिट में वो करती है वो परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, और ओवर द टाइम जो ग्रेविटी पुल है जुपिटर और सैटर्न की वजह से ये इलिप्टिकल पाथ जो वो चेंज होता रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसेंट्रिसिटी जो है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सीजन्स हैं इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। जैसे अभी आप देखोगे कि नदर्न हेमिस्फीयर में करंटली आपका जो समर और विंटर के बीच में जो डेज का डिफरेंस है वो कितना है, 4.5 डेज का। मतलब समर जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में 4.5 दिन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी विंटर्स, है ना, और स्प्रिंग्स जो है वो 3 दिन लगभग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी ऑटम। तो जब ये इसेंट्रिसिटी कम होकर के स्पेरिकल शेप में आ जाएगा पाथ, तो क्या हो जाएगा, ये जो विंटर समर ऑटम स्प्रिंग के बीच का जो डेज का डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा, है ना। अभी देख रहे हो नदर्न हेमिस्फीयर में हमारी जो गर्मियां हैं वो सर्दियों से लगभग 4.5 दिन ज़्यादा पड़ती हैं, और जो हमारी स्प्रिंग सीजन है वो ऑटम सीजन के रेस्पेक्ट में 3 दिन ज़्यादा होती है ना। तो अगर वो इसेंट्रिसिटी की जगह इलिप्टिकल
इलिप्टिकल पाथ की जगह सर्कुलर हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो डिफरेंसेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसेंट्रिसिटी का एक तो फ़र्क ये पड़ता है। अब जो आपके डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ क्लोजेस्ट पॉइंट जो पेरीहेलियन मैंने बताया, दूसरा दूर वाला जो आपका एपीहेलियन बताया, पेरीहेलियन आपका 3 जनवरी को होता है और जो आपका एपीहेलियन है ये आपका 4 जुलाई को होता है ना। ये कितना है, लगभग 51 लाख किलोमीटर के आसपास है ना। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जनवरी में जो आपका सोलर रेडिएशन मिलता है वो 6.8% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी जुलाई में जो मिलता है ना। फिर भी आपका क्या है, और इसकी वजह से इसेंट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, हमारे जो विंटर सीजन है वो थोड़े से वार्मर होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर सीजन है वो थोड़े से वार्मर होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़े से कूलर होते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो मोस्ट एलिप्टिक है ना। हमारी अर्थ का जब ऑर्बिट जो है वो अगर मोस्ट एलिप्टिक है, मतलब जितना ज़्यादा वो एलिप्टिक हो सकता है उतना ज़्यादा एलिप्टिक हो, तब क्या होता है 23% सोलर रेडिएशन जो है हमारे अर्थ के अर्थ सरफेस रिसीव करती है, चाहे जो भी हेमिस्फीयर उसके नज़दीक हो, है ना। तो अपने को पता है कि भाई जनवरी के टाइम पे पेरिहेलियन टाइम पे आपकी अर्थ जो है सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है और उसकी वजह से कितना होता है, ऑलमोस्ट 25% सोलर रेडिएशन हमारा जो अर्थ सरफेस है वो ज़्यादा रिसीव करता है ना। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जो मिड लेटीट्यूड है इसमें वेरिएशन आता है। तो मिड लेटीट्यूड मतलब 30 से 60 डिग्री के बीच की जो लेटीट्यूड है, यहाँ पे इंसोलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। और इक्वेटर के कंपेरिजन में पोलर रीजन जो है ऑलमोस्ट आधा ही सोलर रेडिएशन रिसीव कर पाते हैं, है ना। तो ये इसेंट्रिसिटी की वजह से होता है। अब ये जो इसेंट्रिसिटी है वो आपका लगभग 1 लाख साल में होता है और करंटली हमारी जो अर्थ है उसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो बहुत लो है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा आपका चेंजेस इन ऑब्लिक्विटी, तो ऑब्लिक्विटी की वजह से मैंने आपको बताया दिया कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना। आपका झुकाव जो है 24.5 डिग्री से 22.1 के बीच में घूमता रहता है। और ये जो ऑब्लिक्विटी है ये डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड एज इट ट्रेवल्स अराउंड द सन इज नॉन एज ऑब्लिक्विटी। आपसे पूछे कि ऑब्लिक्विटी क्या है, तो आप बोलेंगे कि अर्थ का जिस रोटेशन एक्सिस पे जो झुकाव है उसको अपन ऑब्लिक्विटी बोलते हैं। और ये ऑब्लिक्विटी जो है उसी की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर ऋतुएं होती हैं, सीजन्स होती हैं, है ना। वर्षा ऋतु, है ना, शरद ऋतु, ग्रीष्मकालीन ऋतु, इस तरह से, है ना। जो भी ऋतु जो होते हैं वो सारी की सारी, पतझड़ ऋतु, ये सारी किस वजह से आती हैं, ये इसेंट्रिसिटी की वजह से आते हैं। ये वेरी कहाँ से कहाँ करता है, 22.1 से 24.5 डिग्री के बीच में वेरी करता है। और ये जो टिल्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, वो पर्टिकुलर एरिया ज़्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी। तो जो एरिया सन की तरफ होगा वो ज़्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव करेगा, जो सन से दूर होगा वो कम करेगा। तो जहाँ पे विंटर है वहाँ पे भयानक विंटर होंगी, जहाँ पे समर है वहाँ पे भयानक समर होंगी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ये जो लार्जर टिल्ट है, जितना ज़्यादा लार्जर टिल्ट रहता है उसकी वजह से क्या होता है, डीग्लेशिएशन होता है। कारण क्या है, मेल्टिंग एंड रिट्रीट ऑफ द ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक, अब ये जो अर्थ का एक्सिस है ये करंटली कितना है, 23.4 डिग्री के आसपास है और बिल्कुल बीच में है, 24.5 डिग्री और 22.1 के बीच में। और इस एंगल की वजह से क्या होता है, आपका जो स्पेन टाइम है, ये जो पूरा स्पेन टाइम है वो 41,000 ईयर के आसपास है। और ये जो मैक्सिमम टिल्ट है, इट वाज लास्ट एट इट्स मैक्सिमम टिल्ट अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, है ना। और अपने मिनिमम टिल्ट कहाँ तक पहुँचेगा, अगले 10,000 साल में। तो मैक्सिमम 24.5 डिग्री जो टिल्ट है वो लास्ट कब था, 10,000 साल पहले। तो मिनिमम कब होगा, अगले 10,000 साल बाद में। वापस कब होगा, तो ये आपका ऑन एन एवरेज 26,000 के आसपास पूरा घूमता रहता है। ठीक, 41,000 ईयर के आसपास की ऑब्लिक्विटी का शेड्यूल रहता है। अब क्या हो रहा थी, एज ऑब्लिक्विटी डिक्रीजेज, है ना, मतलब ये जो झुकाव अगर वो कम होता है तो क्या होगा, ये हमारे सीजन्स को थोड़ा सा माइल्ड बना देता है, थोड़ा सा कम कर देता है। क्या होता है उसकी वजह से, हमारा जो विंटर्स होते हैं वो थोड़ी वार्म हो जाती हैं और जो हमारी समर्स हैं वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती हैं। कारण क्या है कि ऑब्लिक्विटी जितनी कम रहेगी उतना क्या होगा, लगभग एरिया जो है वो सोलर रेडिएशन ठीक ठाक रिसीव करेंगे। तो विंटर्स में भी ठीक ठाक सोलर रेडिएशन रिसीव कर रहे हैं और समर्स में भी ज़रूरत से ज़्यादा रिसीव नहीं करे, तो क्या होगा, जो समर होंगी वो थोड़ी सी ठंडी होने लगेंगी और जो हमारी विंटर्स होंगी वो थोड़ी सी गर्म रहने लगेंगी। समझ में आ रहा है तुमको ये चीज़? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर ये है हमारा एक्सियल प्रिसिशन।
एक्सियल प्रिसिशन को अपन वॉबल भी बोलते हैं, मैंने इसका आपको एनिमेशन भी दिखाया है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इसको रोकता हूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं रोकता हूँ एग्जैक्टली, तो आप देखोगे कि यहाँ से रोटेट करता 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 वॉबल करता करता ये यहाँ आ गया, है ना। तो इसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ा कि जो पहले एरिया सन से नज़दीक था अब वो दूर हो गया, है ना, और जो एरिया दूर था वो नज़दीक हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नज़दीक वाला होगा उसके ऊपर समर सीजन हो जाएगी और जो दूर वाला होगा उसके ऊपर विंटर सीजन हो जाएगी। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे ये रीजन जो है अब सन के क्या होगा, ये रीजन जो है, ये रीजन ये आपका ज़्यादा एक्सपोज्ड होगा और ये रीजन कम एक्सपोज्ड होगा, है ना, सदर्न हेमिस्फीयर कम एक्सपोज्ड होगा। और जब ये रोटेट करते हुए सन इधर आएगा तो ये रीजन ज़्यादा एक्सपोज्ड, ये रीजन कम एक्सपोज्ड होगा और ये रीजन ज़्यादा एक्सपोज होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस आज के टाइम में है वो बिल्कुल फ्लिप हो जाएंगे। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब ये कंप्लीट वॉबल होने के लिए कितना टाइम लगता है, लगभग 26,000 ईयर्स के आसपास लगता है ना। अगर इस प्रिसाइजली बोलें तो 25,771.5 ईयर्स लगती हैं। और ये जो वॉबल है ये किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ सन एंड मून। तो इसेंट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, चेंज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। और जो आपकी ऑब्लिक्विटी जो प्रिसिशन है ये किसकी वजह से होता है, ये प्राइमरली होता है आपका ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। और इन दोनों की वजह से जो आपका टिल्ट है वो भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ये जो प्रिसिशन है इसकी वजह से प्राइमरली क्या होगा, जो हमारा एक्सियल प्रिसिशन है वो क्या करेगा, सीजनल कंट्रास्ट प्रोड्यूस करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। तो अगर करंटली पेरिहेलियन अकर होती है हमारी विंटर सीजन में, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने को क्या मिलता है, समर, currently perihelion occurs during winter in the northern hemisphere and summer in the southern hemisphere। ये सही बात है। This makes southern hemisphere summer hotter and moderates northern hemisphere seasonal winters variations। लेकिन 13,000 साल बाद में क्या होगा, वो पॉइंटिंग जो है रोटेशनल एक्सिस की वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो स्पिन फ्लिप हो जाएंगी, ठीक। अब प्रिसीजन जो है वो सीजनल टाइमिंग को भी इफ़ेक्ट करती है। और यहाँ पे अपन एक और दूसरा डिफाइन करते हैं कि अपसाइडल प्रिसीजन भी एक नाम की चीज़ होती है। अपसाइडल प्रिसीजन जो है वो बताता है कि जैसे हमारी अर्थ की रोटेशनल एक्सिस जो है उसमें वॉबलिंग होती है, वैसे हमारा जो एलिप्टिकल प्लेन है जिसके अराउंड अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ये एलिप्टिकल प्लेन भी वॉबल करता है, ठीक है। तो ये जो एलिप्टिकल प्लेन वॉबल करता है इसको अपन बोलते हैं अपसाइडल प्रिसिशन। और जो हमारी एक्सिस जो वॉबल करती है इसको अपन बोलते हैं एक्सियल प्रिसिशन। तो एक तो हो गया आपका अपसाइडल प्रिसिशन जो आपके एलिप्टिकल पाथ के वॉबल को बताता है, और एक हो गया आपका एक्सियल प्रिसिशन जो आपका बताता है कि एक्स की रोटेशनल एक्सिस है वो वॉबल कर रही है, ठीक है। और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को अपन एवरेज करके चलें तो ये आपका आता है करीब करीब 23,000 के आसपास, कि अपसाइडल और एक्सियल प्रिसिजन दोनों का एवरेज टाइम जो है वो लगभग रहता है 23,000 के आसपास, ठीक है, 23,000 ईयर्स के आसपास। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये बोलता है कि जो आपकी साइकिल ऑफ अपसाइडल प्रिसिजन है ये आपकी कितनी है, लगभग 12,000 साल। अपसाइडल प्रिसिजन चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ्स और ऑर्बिट रिलेटिव टू इलिप्टिकल प्लेन, दोनों को कंबाइन करके एवरेज अपन ने निकाल दिया 23,000 साल, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये आपके मिलानकोविच साइकिल है। मिलानकोविच साइकिल शॉर्ट में मैं वापस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। सर्बियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि भाई ये अर्थ की जो रिलेटिव पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द सन ये चेंज होती रहती है और उसकी वजह से अर्थ के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, ग्लेशिएशन का ट्रिगरिंग ऑफ द ग्लेशिएशन और आइस एज, है ना। तो एंड स्टार्ट ऑफ द ग्लेशिएशन इज बीइंग affected by the rhythmic patterns through which the earth changes its relative position with respect to sun। और इनको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया, एसेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी एंड प्रिसिशन। एसेंट्रिसिटी को पूरा होने के लिए 1,00,000 साल लगता है और वो होता है जुपिटर और सैटर्न की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न की वजह से। ऑब्लिक्विटी जो है वो आपका 24.5 डिग्री से 22.1 डिग्री के बीच में जो अर्थ का टिल्ट है वो चेंज होता रहता है और इसको पूरा साइकिल होने के लिए लगता है लगभग 41,000 साल। और
इसकी वजह से क्या होता है, जो कंडीशंस है वो और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं, जो सीजन्स है वो और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टिल्ट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपकी वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम होंगी। तीसरा है आपका प्रिसीजन वॉबलिंग। वॉबलिंग की वजह से क्या होता है, उसका एवरेज टाइम है कि हमारी जो अर्थ एक्सिस आज इस तरह से अगर पॉइंट कर रही है तो ये पूरा 13,000 साल के बाद में इस तरह से करेगा और अगेन नेक्स्ट 13,000 साल के बाद में वापस ऐसे हो जाएगा। तो पूरी एक 26,000 साल की जो साइकिल है उसमें आपकी पूरी की पूरी अर्थ जो है इस पोजीशन से जा करके इस पे और इस पे वापस यहाँ पे। तो ये 26,000 साल में तो हर 13,000 साल में आपकी जो पॉइंटिंग डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। उसकी वजह से होता क्या है, जो वेदर कंडीशंस हैं, जो नदर्न हेमिस्फीयर में जिस टाइम पे विंटर्स होगी वो आपकी 13,000 साल बाद में उस टाइम पे आपको समर मिलने लगेगी, ठीक है। तो ये बेसिक सा आपके 3 पॉइंट्स हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और प्रिसीजन जो है वो प्राइमरली किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है। और एक एप्साइडल प्रिसीजन भी होता है जिसको अपन क्या किसकी वजह से बोलते हैं कि जुपिटर और सैटर्न की वजह से क्या होता है, हमारी जो अर्थ का एलिप्टिकल पाथ है ये भी वॉबल करता है और उसका टाइम स्पेन कितना है, 12,000 साल। तो एक्सियल प्रिसीजन और एप्साइडल प्रिसीजन को मिलाकर के अपन कितना बोल देते हैं, एवरेज टाइम स्पेन कितना है इसका, 23,000 ईयर्स, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आएंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता भी देता हूँ। कुछ क्वेश्चन जैसे मिलानकोविच साइकिल जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट वेरिएशन ऑपरेट कितने टाइम में करती है, तो यहाँ पे लिखा है लेस देन 20 ईयर्स, 2200 ईयर्स, 2200 किलो ईयर्स, 2200 मिलियन ईयर्स। तो अभी जैसे मैंने किलो ईयर बताया था ना, तो किलो हटा करके 3 जीरो लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 से 1 लाख ईयर। तो 20,000 के आसपास आपका प्रिसीजन आ गया, 40,000 के आसपास आपका ऑब्लिक्विटी आ गया और 1 लाख ईयर के आसपास आपका एसेंट्रिसिटी आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जैसे और भी कुछ क्वेश्चन है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके आते रहते हैं। फिर जैसे एक क्वेश्चन ये आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिलानकोविच पीरियोडिसिटीज इन क्लाइमेट इज ड्यू टू द प्रोसेशन ऑफ द अर्थ। तो प्रोसेशन ऑफ द अर्थ का जो टाइम है वो कितना है, 23,000 ईयर के आसपास। 41,000 ईयर का टाइम किसका है, ऑब्लिक्विटी का। 1 लाख ईयर का टाइम जो है वो किसका है, आप बोलोगे कि यार ये तो एसेंट्रिसिटी का है, ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लो कि ये है कि रफली 11,000 साल के बाद में, यहाँ आज के बाद, आज से 11,000 साल बाद में जब अर्थ हमारी पेरीहेलियन पॉइंट पे होगी तो उस टाइम पे कंडीशंस कैसी होंगी। तो मैंने आपको बताया कि भाई रफली 11,000 से 13,000 साल के बाद में क्या होगा, जो रोटेशनल एक्सिस का जो पॉइंटिंग है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो आज नदर्न हेमिस्फीयर में तुमको विंटर मिल रही है 11,000 साल बाद में, उसी टाइम पर तुमको क्या मिल रही है, समर मिलेंगी, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा। तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी आए तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है ना। तो अभी जब हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रही है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अरे भैया समर चल रही है। तो तुम बोलोगे कि यार देख मास्टर ऐसे डरा मत, तो तुम बोलोगे कि यार 11,000 साल बाद में क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर की जगह समर हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में समर की जगह विंटर हो जाएगा। तो तुम ऑप्शन ढूंढ लो बस बढ़िया सा, समर इन नदर्न हेमिस्फीयर इन दिसंबर, सही बात है, ये तो है। समर इन सदर्न हेमिस्फीयर इन दिसंबर, ये नहीं, यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में तो क्या होगा भाई, आपका विंटर होगा। समर इन नदर्न हेमिस्फीयर, ये सही बात है। विंटर इन नदर्न हेमिस्फीयर नहीं, वो तो अभी है ना। नो चेंज इन नो चेंज क्या होता है भैया, हमने चेंज कर दिया पूरा का पूरा कहानी, ठीक। तो ये ले दे करके भाई तुम्हारा मिलानकोविच का टॉपिक है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस के लिए मैं तुमको असाइनमेंट में डाल दूंगा, तुम आराम से सॉल्व कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो लेक्चर खामखा बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे कि बहुत बड़े बड़े वीडियो डालता है मास्टर तू, है ना। तो सारी चीज़ें मेरे को देखनी पड़ेंगी। Thank you so much for watching this video lecture and I wish you all the very best for your examinations. टाटा, कल मिलते हैं।